स्टूडेंट, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ लिया था, स्पोरोजेनस टिश्यू पढ़ लिया था और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी पढ़ लिया था, कैसे कैसे होता है ये सारा चीज़ हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद देखते हैं, पॉलन ग्रेन तो बन गया, अब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। पिछला लेक्चर हमने ख़त्म कर लिया था, नेक्स्ट लेक्चर अपना यहाँ से स्टार्ट होगा। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में हम देखेंगे पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का शेप क्या है, क्या क्या उसके पास है आप मैच्योर होने के बाद, और वो किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। ठीक है, तो देखिए लिखा पॉलन ग्रेन आर मेल गैमेटोफाइट, ये तो आपको पता ही है। मेल गैमेटोफाइट स्फेरिकल होता है, इरेगुलर इन शेप होता है, जैसे आपने इस फिगर में देखिए, ये कैसा है स्फेरिकल, ये कैसा है स्फेरिकल तो है लेकिन कैसा है, इसका रफ सरफेस है। ठीक है, पॉलन ग्रेन आर मेड अप ऑफ 2 लेयर्ड वॉल। कह रहा है कि जो पॉलन ग्रेन बना होता है वो 2 लेयर से मिलके बना होता है। ये आप पॉलन ग्रेन देख रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ, सपोज दैट ये क्या है, एक पॉलन ग्रेन है। अगर हम इस पॉलन ग्रेन को देखें तो हमने एक लेयर ये बना दिया। ठीक है, अब लेयर बनाने के बाद एक लेयर इसके आउटर साइड में होता है इस तरह से। ये इनर वाला क्या है, एंटाइन, और आउटर वाला क्या है, एक्जाइन। ये वाला जो रफ सरफेस है इसको हम लोग बोलते हैं एक्जाइन। तो ये अपने पास जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये 2 लेयर से मिलके बना होता है। जो ये एक्जाइन वाला पार्ट है ये बना होता है, एक ऑर्गेनिक मैटर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन। क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन। ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये मतलब बोल सकते हैं ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है किसी चीज़ के अगेंस्ट। जैसे मान लीजिए हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का भी इस पर कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर हम बात करें केमिकल की, एसिड की, तो एसिड का भी इस पर बहुत सारा इफ़ेक्ट नहीं होगा। चाहे हम पीएच की बात करें, चाहे हम टेम्परेचर की बात करें, चाहे हम एल्कलाइन मीडियम की बात करें, कुछ भी हम बात करें, तो ये स्पोरोपोलिन क्या है, एक तरह का मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, जो इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब अंदर वाला जो पार्ट है एंटाइन, ये होता है थिन कॉन्टिन्यूस लेयर। अब देखो ये आउटर लेयर कैसा है, इरेगुलर है, डिसकंटिन्यूस है, बीच बीच में ये ग्रुप बना होता है जहाँ से क्या निकलता है, जर्म पोर। ये जो आप नॉच देख रहे हैं, ग्रुप देख रहे हैं, एक्चुअली ये होता है, यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता, तो यहीं से आपका क्या निकलता है, जर्म पोर। क्या निकलता है, जर्म पोर। उसके अंदर वाला जो लेयर है वो कॉन्टिन्यूस है, कैसा है, कॉन्टिन्यूस लेयर है, और ये बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन का। किसका बना होता है, ये आपका पेक्टिन और ये सेलुलोज। अगर आपको याद होगा तो इस पॉलन ग्रेन को एक लेयर और मिलता है, कहाँ से, टेपिटम से, और उस केमिकल का नाम क्या था जो इस पर लेयरिंग बना रहा था, कैलोस। अगर आपको याद होगा तो क्या था वो, कैलोस। तो आपने देखा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके पास 2 लेयर होते हैं, एक्जाइन और एंटाइन। एक्जाइन जो है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जो मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर होता है, और जो एंटाइन होता है ये कॉन्टिन्यूस लेयर होता है, और ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। अगर हम इसको और ठीक से देखें तो ये देखिए, हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम डाला हुआ है। तो हम बात करें अगर जर्म पोर की, जैसा कि हमने पीछे देखा कि जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है, वहीं से हम क्या करते हैं, जर्म पोर को देख सकते हैं। तो जर्म पोर क्या है, एक्चुअली एक तरह का अपर्चर ऑन एक्जाइन, मतलब आउटर वाले लेयर पे, एक्जाइन वाले लेयर पे क्या है, एक तरह का अपर्चर है, ग्रूव है। ठीक है, जहाँ पे क्या एब्सेंट होता है, स्पोरोपोलेनिन
इज अब्सेंट। और ये क्या बनाता है? पोलन ट्यूब। क्या बनाता है? पोलन ट्यूब। मतलब स्पोरोपोलेनिन नहीं बनाता है, जहाँ ये अब्सेंट होता है वहीं से निकलता है इस क्या पोलन ट्यूब। क्या निकलता है? पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब क्या है? अगर हम मान लो कि ये हमने बना दिया स्टिग्मा, और ये आपका है ओव्यूल। इस स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आकर लैंड किया। सपोज मान लो ये पोलन ग्रेन अपना है, ठीक है। अब इसमें आपको दो लेयर दिखाई दे रहा, कौन कौन सा? एक्जाइन और एंटाइन। तो एक्जाइन वाला जो पार्ट है ये कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं है, वो क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस लेयर है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो जर्म पोर हमको दिखाई दिया, यहीं से आपका क्या निकलेगा? पोलन ट्यूब। जैसे ही यहाँ पे लैंड करेगा तो ये जर्म पोर जहाँ पे है, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट है, वहाँ से क्या निकलेगा? पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब जाके कहाँ इंसर्ट करेगा? ओव्यूल के अंदर। कहाँ इंसर्ट करेगा? ओव्यूल के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोलन ट्यूब कहाँ से निकलता है, तो कहाँ से बताइएगा? पोलन ग्रेन से। कहाँ से निकलता है? पोलन ग्रेन से। और पोलन ग्रेन दो लेयर से मिलके बना होता है। अंदर दो टाइप के सेल होते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं। कौन कौन सा? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो ये पोलन ट्यूब आपको समझ में आया। जर्म पोर अपर्चर ऑन एक्जाइन वेयर स्पोरोपोलेनिन आर अब्सेंट फॉर्म पोलन ट्यूब। जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होता है वहीं से क्या आपका निकलता है? पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब यहाँ से दो मेल गैमेट को लेके जाता है कहाँ पे? ओव्यूल के पास। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखा है अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड बाई साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन। अब ये वाला जो लेयर देखिए, ये इसके जस्ट बगल में ऐसे एक और लेयर होगा अंदर साइड में, ओके, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसको सराउंड करता है? पूरे साइटोप्लाज्म को बाउंड करके रखता है, ओके। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन। आपने एक्जाइन देखा और एंटाइन देखा। तो एक्जाइन और एंटाइन में क्या डिफरेंस है वो आपने देखा। एक्जाइन बना होता है किसका? स्पोरोपोलेनिन का। और एंटाइन किसका बना होता है? सेलुलोज एंड पेक्टिन का। ये स्पोरोपोलेनिन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस लेयर है। और ये सेलुलोज और पेक्टिन कैसा है? कॉन्टिन्यूस लेयर। स्पोरोपोलेनिन वाला जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एक्जाइन, और ये वाला जो लेयर उसको क्या बोलते हैं हम? एंटाइन। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है पीट, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ग्रुप या नॉच। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो आपका स्पोरोपोलेनिन है, ये स्पोरोपोलेनिन क्या है? अब्सेंट है। यहीं से तो निकलेगा जर्मपोर। बात समझ में आई? अब देखिए इसके अंदर अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो इसमें दो टाइप के सेल हैं। कौन कौन से? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अब देखिए यहाँ पे जो इंटाइन वाला थिन लेयर है, जो सबसे अंदर ये वाला पार्ट है, ठीक है, और बाहर वाला थिक लेयर है। आउटर स्कल्पचर वाल जो बना है वो कैसा बना है? थिक वाल है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जनरेटिव न्यूक्लियस लेटर फॉर्म टू मेल गैमिट। इसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल एक्चुअली होता क्या है? एक मिनट, इसको हम ऐसे बना दें, जनरेटिव सेल और ये वेजिटेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल का मेन काम क्या है? अभी देखिए मैंने आपसे बोला कि ये क्या है? जर्मपोर। यहाँ से क्या निकलेगा?
पॉलन ट्यूब, और ये पॉलन ट्यूब बनाएगा कौन? जनरेटिव या वेजिटेटिव सेल? कौन बनाएगा? वेजिटेटिव सेल। कौन बनाएगा? वेजिटेटिव सेल। अरे यहाँ देखो ना, पॉलन ट्यूब, न्यूक्लियस, ये यहाँ से जर्म पोर से क्या निकलेगा? पॉलन ट्यूब। ओके, अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि जो वेजिटेटिव सेल होता है वो एबंडेंट फूड रिजर्वायर होता है। ये जो है इसके पास बहुत सारा क्या होता है? फूड मटेरियल। क्या होता है? फूड मटेरियल। क्योंकि अभी मान लो आप, ये जो जनरेटिव सेल है जो क्या करेगा, यहाँ से 2 मेल गैमेट को रिलीज करेगा, तो रिलीज करने की इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगा? इसको खाना चाहिए। जिस मान लो हमको अगर कोई काम करना है तो काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से हमें आएगा? फूड से आएगा। तो फूड हम कहाँ स्टोर करेंगे? कहीं न कहीं तो स्टोर करेंगे। उसी तरह ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के पास एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल। इस जनरेटिव सेल का मेन काम क्या है? मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करना, अपने टारगेट सेल तक पहुंचाना। ये क्या करेगा? उसको रास्ता देगा। कौन? वेजिटेटिव सेल। उसके लिए रास्ता बनाएगा और इसको क्या करेगा? खाना पहुंचाएगा, फूड प्रोवाइड करेगा। तो इस वेजिटेटिव सेल के पास क्या होता है? एबंडेंट फूड रिजर्व। और ये साइज में कैसा होता है? बिगर। 60% ये होता है और 40% आपका जनरेटिव सेल होता है। लार्ज एंड इरेगुलर न्यूक्लियस, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि इरेगुलर न्यूक्लियस और लार्ज में किसके पास होता है? जनरेटिव सेल या वेजिटेटिव सेल? तो किसको बताएंगे? वेजिटेटिव सेल। ओके, अब देखो वेजिटेटिव सेल का एक और काम है। क्या काम है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। अब क्यों भाई ये डेवलप करेगा? अभी आपने देखा कि इसके पास क्या है? फूड मटेरियल है। क्या है? फूड मटेरियल। तो पॉलन ग्रेन को क्या करेगा? डेवलपमेंट करवाएगा। बिना डेवलपमेंट के पॉलन ग्रेन आगे नहीं जाएगा, मतलब बिना मैच्योर। अब देखो क्या होता है, एक चीज़ और समझ लो, जो पॉलन ग्रेन का पहला डेवलपमेंट हुआ था वो कहाँ हुआ था? स्पोरोफिल के अंदर। कहाँ हुआ था? स्पोरोफिल के अंदर। मान लो ये पॉलन ग्रेन है और ये इसका स्पोरोफिल है जिसके अंदर ये पॉलन ग्रेन है। वहाँ पे एक टेपिटम नाम का सेल था जो कैसा था? मल्टी न्यूक्लिएटेड। टेपिटम कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, जो इस पॉलन ग्रेन को क्या कर रहा था? नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था। यानी पॉलन ग्रेन को उसी के घर में, उसी के हाउस में क्या कर रहा था? नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था। तो इस टाइप के कंजर्वेशन को या प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इन सिटू। इन सिटू, हम यहाँ पे अब इसका क्या हो रहा है? नरिशमेंट हो रहा है, तो इन सिटू नरिशमेंट बोल सकते हैं। अगर इसको हम कंजर्व कर रहे हैं तो इसको बोल सकते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो स्पोरोफिल के अंदर, माइक्रो स्पोरोफिल के अंदर जो पॉलन ग्रेन का नरिशमेंट हो रहा था वो कैसा कंडीशन था? इन सिटू। अब ये कहाँ आ गया? स्टिग्मा के पास। ये आपका स्टिग्मा। भाई स्टिग्मा का अभी तो कुछ काम यहाँ पे काम है कि जैसे पॉलन ग्रेन आया, मेहमान आया तो इसका स्वागत करेंगे। अब स्वागत कैसे करेंगे? पान बार से? नहीं, पान बार से नहीं करना है। कैसे करेंगे? ये एक तो खुद का इसके पास अपना क्या होता है? फूड मटेरियल। अब वो फूड मटेरियल क्या करेगा? इसको प्रोवाइड, अपना ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। अगर मान लो फूड मटेरियल ख़त्म हो गया तब ये स्टिग्मा के पास कुछ अपना प्रोडक्ट होता है, ये इसको प्रोवाइड करेगा, इसको हेल्प करेगा किसमें? पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में, और ये जाएगा। तो यहाँ जो माइक्रोस्पोरोफिल में यहाँ पे जो नरिशमेंट हुआ उसको हमने क्या बोला? इन सिटू। और अब ये स्टिग्मा के पास चला आया, अब यहाँ पे इसका नरिशमेंट हो रहा है तो कैसा होगा वो? एक्स सिटू नरिशमेंट या कंजर्वेशन। इतनी बात समझ में आई? तो हम बात कर रहे थे जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल के बारे में आपने क्या देखा? ये बड़ा होता है, इसके पास लार्ज अमाउंट में क्या होता है? फूड मटेरियल होता है। ये इसके पास बहुत बड़ा लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। ये वेजिटेटिव सेल के बारे में समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट आपका है जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल क्या होता है?
स्मॉल कैसा होता है, स्मॉल। ये देखो ये ऊपर हमने जेनरेटिव सेल बनाया हुआ है, कैसा ये स्मॉल है। इन्वॉल्व इन सिंगेमी, सिंगेमी मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन, तो फ्यूज विथ एग, ठीक है। जेनेटिव सेल यहीं से 2 मेल गैमेट निकल के जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे, किसके थ्रू, पॉलन ट्यूब के थ्रू। ये आपका पॉलन ट्यूब है, इसके थ्रू यहाँ से निकल के आएगा। उसके बाद इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। समझ में आया पूरा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, काम, कितने टाइप का सेल उसके अंदर होता है, कौन मेल गैमेट बनाता है, कौन पॉलन ट्यूब बनाता है, कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, ये सारी चीज़ आपको कंफर्म हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन ह्यूमन। अब देखिए हमने सारा कहानी पढ़ लिया, अब बात आती है कि क्या पॉलन ग्रेन ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है या बेनिफिशियल है। तो दोनों है। अगर इस पॉलन ग्रेन के थ्रू कोई पॉलिनेटर, जैसे मान लो हनी बी है, तो हनी बी क्या करती है, हनी बनाती है, तो वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर ये ऐसे ही इन्वायरमेंट में तैर रहा है, स्विम कर रहा है, तो हम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है, जैसे हम उसको रेस्पायर करते हैं, इंस्पायर करते हैं, किसको, एयर को, तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखता है, ठीक है। जब नेकेड आई से नहीं दिखेगा तो हमें कैसे पता कि यहाँ का एयर क्या है क्या नहीं है। तो उसमें हो सकता है पॉलन ग्रेन प्रेजेंट हो, और वो पॉलन ग्रेन हमारे इंस्पायरेशन के थ्रू ही हमारे कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो हमें क्या क्या हो सकता है, एलर्जी होगी, क्या होगी, एलर्जी, और क्या होगी, ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और आगे दिया है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी करेगा। ये क्या करेगा, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब वो डिसऑर्डर क्या है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, और मेनली ये होता किसके थ्रू है, कौन से पॉलन ग्रेन के थ्रू, पार्थिनियम कैरेट। इसको बोला जाता है क्या, कैरेट ग्रॉस आपने देखा होगा, इसे दिख जाता है, जैसे गाजर होता है, गाजर के पत्ते के टाइप का ही ये होता है। इसको आप चाहे जितना भी काट के फेंक दीजिए, जला दीजिए, कुछ टाइम बाद ये अपने आप निकल आता है, ठीक है। तो इसका हमारे लाइफ में कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं है। हमारे जो हमारा क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्रॉप लगाया, ठीक है, अब ये क्रॉप में भी निकल आए, तो क्रॉप को डेवलप नहीं होने देगा, ये अपने डेवलप हो जाएगा, यही डोमिनेंट हो जाएगा, और ये इसको क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। तो हमारे क्रॉप का क्या करेगा, ये पूरा फूड अपने पास ले लेगा, तो हमारा क्रॉप जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत सारा चीज़ है। एक तो देख लीजिए ह्यूमन के अंदर क्या कर रहा है ये, उसके बाद हमारे बीट्स को भी ये नुकसान कर रहा है। बात समझ में आया, इफेक्ट ऑन पॉलन ग्रेन। ये एक बार AIPMT में भी क्वेश्चन पूछा था कि पॉलन ग्रेन से क्या होता है, और ऑप्शन में ये था अस्थमा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन से प्रोडक्ट क्या क्या बनता है। तो इसमें पहला दिया हुआ है रिच न्यूट्रिएंट इसमें होता है। जैसे हम हनी खाते हैं, तो हनी खाते ही हमारे अंदर क्या आ जाता है, अचानक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट। इसका पॉलन टेबलेट और सिरप भी बनाया जाता है। जैसे किसी को खांसी उसी अगर होती है तो खांसी में भी इसको डाला जाता है, कफ सिरप में भी इसको डाला जाता है, टैबलेट भी बनता है, इसको पिल्स बोलते हैं। ये देखिए डायग्राम में यहाँ बना हुआ है, NCERT का डायग्राम है ये। इसको हम यूज़ करते हैं फूड सप्लीमेंट की तरह, ठीक है। और मैक्सिमम यूज़ किया जाता है ये एथलीट्स और हॉर्स रेसिंग में, क्योंकि ये इंस्टेंट क्या करता है, एनर्जी को बढ़ा देता है। इतनी बात समझ में आई। तो ये अभी हमारे पास क्या था पूरा, ये मेल गैमिट के बारे में, ठीक है। जितना हमने पढ़ा पॉलन ग्रेन का फार्मेशन यानी गैमिटोजेनेसिस, या हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसके बाद पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, फिर इसका साइड इफ़ेक्ट, फिर हमने इसका पढ़ा प्रोडक्ट क्या क्या बनता है। तो ये सारा चीज़ अगर आपको क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ें, अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में
कमेंट डाल के हमको बताइए। सर इस टॉपिक को हमको एक बार और समझा दीजिए तो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। लिखा है पीरियड ऑफ वायबिलिटी। पीरियड ऑफ वायबिलिटी एक्चुअली है क्या? अगर इसे मान लीजिए पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, ओके, रिलीज हुआ और वो अपने टारगेट सेल तक नहीं पहुंचा। एक टाइम पीरियड होता है हर एक पोलन ग्रेन का फर्टिलाइजेशन करने के लिए, एक टाइम पीरियड होता है। अगर उस टाइम पीरियड में वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो अपने फर्टिलिटी कैपेसिटी को क्या करेगा, वो लॉस कर देगा। मतलब मान लीजिए किसी के पास 30 मिनट है, किसी के पास 10 मिनट है, किसी के पास 5 मिनट है, किसी के पास हज़ारों साल है। समझ में आ रहा है? तो जो टाइम है फर्टिलाइजेशन और रिलीजिंग के बीच का जो टाइम है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ वायबिलिटी। देखते क्या बोलते इसके में क्या लिखा हुआ है। वंस सेड द पोलन ग्रेन हैव लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दे लॉस वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब वही जो मैंने आपसे बोला। आगे लिखा है पीरियड ऑफ वायबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। ये आपको याद रखना है। पीरियड ऑफ वायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे करती है, ह्यूमिडिटी पे करती है। समझ में आया? अगर मान लीजिए किसी पोलन ग्रेन का या किसी स्पोर का, माइक्रो स्पोर का जो टेम्परेचर झेलने की कैपेसिटी है वो 30 डिग्री है। अगर 30 डिग्री से ज़्यादा हुआ, अगर वो एयर में प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? उसका कैपेसिटी लॉस हो जाएगा। वायबिलिटी कैपेसिटी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी लॉस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ सीरियल्स का दिया हुआ है, वायबिलिटी कितना होता है? 30 मिनट। एंड मेंबर ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी टेक मंथ। इनका कुछ महीने तक होता है। इतना समझ में आया पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्या होता है। अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन स्टोर। जो हम जिसे मान लीजिए हमें नया ब्रीड बनाना है, नए जनरेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, हाई यील्डिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे? कोई अच्छा अगर ब्रीड अपने पास पोलन ग्रेन है अच्छे ब्रीड का, तो उसको हम स्टोर कर लेते हैं। और पोलन ग्रेन को स्टोर करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। अब देखिए एक चीज़ और है कि जब हम पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं तो उसके लिए हम एक स्पेशल टाइप का लिक्विड यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन लिक्विड। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन लिक्विड। अगर आप केमिस्ट्री के लैब में देखा होगा तो ये काफ़ी चिल्ड होता है, ठीक है। इसमें से हमेशा वेपर निकलता रहता है, गैस निकलती रहती है। ये गैस के फॉर्म में ही होता है इस टेम्परेचर पे। अब देखिए टेम्परेचर कितना, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, यूज इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। अब हमने अभी बोला ना आपसे कि जब हम पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं तो किस लिए करते हैं? भाई हमें प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, हाई यील्डिंग चाहिए। अब हाई यील्डिंग चाहिए तो हमें एलाइट क्लास का क्या चाहिए? पोलन ग्रेन चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का पोलन ग्रेन चाहिए। अब वो पोलन ग्रेन को हम यूज करेंगे किस में? ब्रीडिंग में। किस में करेंगे? ब्रीडिंग में। आपको जब मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि कैसे ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? तो अभी तक हमने जितना पढ़ा ये सब किसके बारे में था? पोलन ग्रेन के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट मेगास्पोरोफाइट के बारे में हमको पढ़ना है, पिस्टिल के बारे में पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमको पढ़ना है पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रियोसेक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आपको अगर याद होगा शुरू में मैं आपको बताया था पिस्टिल किसे बोलते हैं। अब हमने शुरू में आपसे एक चीज़ और बोली थी, क्या? कि जो हम माइक्रो टर्म यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला कि माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर हम किसके लिए यूज करेंगे? मेल के लिए। अब यहाँ पे लिखा है मेगास्पोरेंजियम, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर हम यहाँ पे बोले मेगास्पोरोफिल तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। अब ये तो आपको क्लियर होगा कि हम स्पोर किसे बोलते हैं, स्पोरेंजियम किसे बोलते हैं, स्पोरोफिल किसे बोलते हैं।
माइक्रोस्पोरोफिल किसे बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम किसे बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल किसे बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम किसे बोलेंगे, और लास्ट में आपका है एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक मतलब एम्ब्रियो किसके अंदर होगा, फीमेल के अंदर, तो उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे हाँ ये देखिए, पहला लाइन लिखा गाइनोसियम, हमें गाइनोसियम के बारे में पढ़ना है। तो गाइनोसियम एक्चुअली है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब इस गाइनोसियम के अंदर क्या क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। ये देखिए स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी, और जहाँ से अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस, या इसको हम बोल सकते हैं बेसल पार्ट। तो अगर गाइनोसियम एक सिंगल पिस्टिल के साथ है, किसके साथ है, सिंगल पिस्टिल। सिंगल पिस्टिल मतलब ये आपका जो ये पूरा पार्ट है, अगर ये सिंगल है किसी प्लांट के अंदर या फ्लावर के अंदर, तो इस टाइप के कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मोनो कार्पेलरी। कार्पेलरी मतलब हम बोल सकते हैं गाइनोसियम, क्या बोल सकते हैं, गाइनोसियम। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर सिंगल पिस्टिल है किसी गाइनोसियम के साथ तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनो कार्पेलरी। अगर गाइनोसियम के साथ एक से ज़्यादा पिस्टिल है, मोर देन वन पिस्टिल, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी। क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी। अब हम बात करते, ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा, पिस्टिल के बारे में। किसके बारे में, पिस्टिल। पिस्टिल मतलब क्या, गाइनोसियम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सीन कार्पस के बारे में। ठीक है, मल्टी कार्पेलरी हो गया। सीन कार्पस मतलब पिस्टिल क्या होगा, आपस में फ्यूज होगा। मतलब ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पिस्टिल आपस में क्या है, फ्यूज है, मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सिन कार्पस। क्या बोलेंगे, सिन कार्पस। देखिए यहाँ पे लिखा पिस्टिल फ्यूज, और लिखा एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब पिस्टिल क्या होगा, फ्री होगा। क्या होगा, फ्री। यहाँ पे देखिए, अगर आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे डायग्राम में यहाँ पे लिखा हुआ मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस। मल्टी कार्पेलरी मतलब इसके बारे में बात कर रहा है, और सिन कार्पस इसके बारे में मतलब इन दोनों के बारे में बात कर रहा है। तो क्या होगा, ये एग्जाम्पल किस में होगा, पेपेवर। किस में होगा, पेपेवर में। अगर बात करें मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, यानी इसके बारे में प्लस इसके बारे में, ये बोल रहा है मल्टी कार्पेलरी प्लस एपोकार्पस, मतलब पिस्टिल क्या है, फ्री। तो ये किस में होगा, माइसेलिया में। किस में होगा, माइसेलिया। ये आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में भी मिलेगा, यहाँ पे क्लियर आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो। ठीक है, तो समझ में आया। मल्टी अगर किसी गाइनोसियम के साथ एक पिस्टिल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। अगर एक से ज़्यादा है तो मल्टी कार्पेलरी। अगर पिस्टिल फ्यूज है मतलब आपस में बाइंड है सारा चीज़, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिन कार्पस। और अगर पिस्टिल अलग अलग है, फ्री है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। नेक्स्ट आपका है पिस्टिल। अब देखिए पिस्टिल क्या है, पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इतनी बात समझ में आ रही है। पिस्टिल के पास क्या क्या होता है, अभी मैंने बोला ना यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, मतलब ये सीधे सीधे गाइनोसियम की बात कर रहा है। ठीक है, और क्या होता है, ओवेरियन कैविटी, मतलब ये ओवरी, ओवरी के अंदर ये कैविटी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवेरियन कैविटी। फिर इसके बाद होता है प्लेसेंटा। क्या होता है, प्लेसेंटा, मतलब इसके और इस ओवरी के बीच का जो गैप है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। अब देखिए ओव्यूल एराइज फ्रॉम प्लेसेंटा। ओव्यूल कहाँ से एराइज होता है, प्लेसेंटा से। अगर सिंगल ओव्यूल की बात करें तो किसके किसके अंदर होगा, वीट के अंदर होगा, पैडी के अंदर होगा। ओव्यूल सिंगल एराइज कहाँ से होता है, प्लेसेंटा से। सिंगल ओव्यूल होगा तो किसके अंदर होगा, वीट के अंदर और पैडी के अंदर।
बहुत सारे ओव्यूल होंगे तो किसके अंदर होंगे, पपाया और वाटरमेलन। आपने अगर गेहूं का सीड देखा होगा तो उसके अंदर एक ही सीड होता है, एक ही ओव्यूल होता है। या आप राइस का भी प्लांट अगर देखा होगा, धान जिसको बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, पैडी, तो उसमें भी एक ही सीड होता है। अगर आपने पपाया देखा होगा तो पपाया को जब आप कट करते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या निकलते हैं, सीड निकलते हैं। वाटरमेलन को भी अगर आप कट करते हैं तो छोटे छोटे क्या निकलते हैं, ऐसे सीड निकलते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। ओव्यूल एराइज फ्रॉम प्लेसेंटा। ओव्यूल कहाँ से एराइज होता है, प्लेसेंटा से। अगर सिंगल ओव्यूल है तो एग्जाम्पल क्या होगा, वीट एंड पैडी। मैनी ओव्यूल है तो पपाया एंड वाटरमेलन। ठीक है, बाकी इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अगर इतने में कहीं भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।